हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने आए हैं सोशल साइंस पेपर पार्ट 2 लेकर के, जिसका पार्ट 1 हमने कल अपलोड किया था। जो लोग नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। हमने कल 3 नंबर तक के क्वेश्चन सारे कर लिए थे। आज जो लॉन्ग आंसर्स थे और जो मैप बेस्ड क्वेश्चन पेपर में आए थे, बस उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन उसमें था, वाई डिड जारिस्ट ऑटोक्रेसी कोलैप्स इन 1970। मतलब जार की जो ऑटोक्रेसी थी, मतलब जो ऑटोक्रेसी मतलब कोई एक रूल है, कोई एक जगह है जहाँ पे कोई एक आदमी राज कर रहा हो, तो वहाँ पे जार तो उसकी कोलैप्स कर गई। उसके नीचे यहाँ पे तो उसी का आंसर नीचे दिया है, द जारिस्ट ऑटोक्रेसी कोलैप्स्ड इन 1970 ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। फर्स्ट क्या है, माइजरेबल कंडीशंस ऑफ वर्कर्स इन रशिया। मतलब रसिया में वर्कर्स की कंडीशन बहुत ख़राब थी। फार्मर्स, दूसरा क्या है, फार्मर्स की कंडीशन बहुत ख़राब थी। और तीसरा जो था, जैसे जो रसियन पीपल थे वो वार से बहुत सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे। मतलब कि अगर रसिया जीतेगा, हमारे यहाँ भी किसी से युद्ध होता है तो हम भी वो सोचते हैं कि इंडिया जीत जाए। उसी तरह वहाँ के जब रसिया हार गया, तीसरा कारण हुआ। चौथा, जो मतलब कार्ल मार्क्स जैसे जो वो थे फिलोसफर थे, ये लोगों को अवेयर कर रहे थे कि कैसा, मतलब जार की फ़िलॉसफी क्या है, वो क्या चाहता है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, इन सब के वो अवेयर कर रहे थे। और पांचवा ये कि जो उनकी वाइफ थी, जार की वाइफ अलेक्जेंड्रिया, उनका जो वो था सर्वेंट, जिसका नाम था रास्पुतिन, जिसने ऑटोक्रेसी को रसिया में अनपॉपुलर कर दिया था। तो लोग उसकी भी क्या कहते हैं, पॉलिसीज को पसंद नहीं करते थे। तो ये कुछ रीजंस थे। आप अगर इससे इधर उधर भी कुछ लिखे हैं, मतलब ऐसे ही आप कुछ सेंस आ रहा है तो सही। फिर उसी का सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द बास्तील प्रिजन बिकेम द इमीडिएट काज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मतलब बास्तील का जो डिस्ट्रक्शन था, बास्तील जो प्रिजन था, जो शहर के बाहर बना हुआ था पेरिस में, उसके टूटने का क्या कारण था कि तुरंत इमीडिएट फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ लिखा है, द रूमर्स वर स्प्रेड दैट किंग्स हैज ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू मार्च इनटू द सिटी ऑफ पेरिस एंड फायर अपॉन पीपल। मतलब शहर में अफवाहें फैल रही थी, पेरिस शहर में, कि जो राजा है, जो जार है, उसने अपनी ट्रूप्स को, उसने अपनी टुकड़ियों को ऑर्डर दे दिया है कि वो जाए शहर में और लोगों पर खुलेआम गोली चला दे। तो क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम स्वरूप 7,000 आदमी और औरत एक टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हुए और उन्होंने पीपल मिलिट्री बना ली, पीपल मिलिटिया। और जो बास्तील का प्रिजन था, प्रिजन वाज हेट, वो सभी लोगों द्वारा हेट किया था, मतलब सबसे बहुत घृणित था, क्योंकि वो राजा की डिस्पोटिक पावर, निरंकुश शक्तियों का समर्थन करता था, मतलब निरंकुश शक्तियों के लिए खड़ा था राजा की। रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इमीडिएटली एज पीपल ट्राई टू resist hierarchy which was rebel against the king's order। फिर अगला क्वेश्चन है, द इंडियन लैंड मास शोज अ ग्रेट फिजिकल कंट्रास्ट। मतलब इंडिया की जो लैंड मास में है, या इंडिया का जो मेन लैंड है, वहाँ पे हमें कई तरह की वैरायटी देखने को मिलती है। तो आपको वही इसी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। ये रहा इसका आंसर, इंडियाज लैंड मास हैज़ ग्रेट कंट्रास्ट एज पेनिनसुलर प्लेटू इन द साउथ एंड इज अ वेरी, मतलब जैसे हम देखने को मिलता है, कहीं पेनिनसुलर प्लेटू हैं तो कहीं डेजर्ट है, तो कहीं माउंटेन्स है, कहीं नदर्न प्लेन्स हैं। तो ऐसे हमें देखने को मिलते हैं, तो वही इसमें दिया है, छोटे में लिखा गया है ये, इंडिया लैंड मास हैज़ ग्रेट कंट्रास्ट एज द पेनिनसुलर प्लेटू इन द साउथ इज अ वेरी ओल्ड लैंड मास। कल हमने इसके बारे में बताया था आपको, 65 मिलियन ईयर्स पुराना है। वेयर एज द हिमालयाज इन नॉर्थ आर फेयरली न्यू। मतलब पेनिनसुलर प्लेट्यू के हिसाब से न्यू है। न्यू मतलब ये नहीं कि भी 2-3 साल पहले ही बना है। जैसे हिमालय को कभी कभी यंगेस्ट माउंटेन्स कह दिया जाता है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यंगेस्ट माउंटेन्स क्या मतलब अभी। यंगेस्ट माउंटेन्स जैसे 1 नैनोमीटर 1 मीटर के रेफरेंस में इन्फिनिटी के बराबर है, तो उसी हिसाब से जो यहाँ पे ईयर्स का पीरियड है वो भी ऐसे ही है। टेक्टोनिकली द हिमालय एंड नदर्न प्लेन्स आर अनस्टेबल जोन्स वेयर द पेनिनसुलर प्लेटू इज स्टेबल। आगे है, फिर उसी का सेकंड पार्ट था, सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस वाई। मतलब जो इंडियन ओशन के हेड पर, या इंडियन ओशन के जहाँ पे
नॉर्दर्न साइड पे, नॉर्दर्न साइड पे इंडिया है, इंडिया की स्ट्रेटजिक लोकेशन है जिसकी सबसे बड़ी कोस्ट। और तो क्या सिग्निफिकेंस है इसका, तो ये इंडिया हैज हैड अ स्ट्रेटजिक पोजीशन बिकॉज ऑफ द इंडियन ओशन सिंस एंशियंट टाइम्स। ठीक है, इंडिया हैज एक्सेस टू द सी रूट्स दैट कनेक्ट यूरोप विथ एशिया, ईस्ट एशिया। इसका मतलब ये है कि जो सी रूट्स यूरोप से ईस्ट एशिया को कनेक्ट कर रहे हैं, इंडिया पे उसका एक्सेस है, उस पर इंडिया का एक्सेस है। तो जो ट्रैवलर्स या जो कोई भी जा रहे हैं, जब वो यहाँ से गुजरेंगे, कई दिनों की यात्रा कर रहे हैं, तो उनको भूख लगी होगी, पानी पीना होगा, तो यहाँ रुकेंगे, जिससे इंडिया की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा और साथ साथ हम टैक्स भी ले सकते हैं उनसे। इट ऑफर्स चैनल्स फॉर कम्युनिकेशन ऑल्सो, ये हमारे संचार के लिए भी महत्वपूर्ण है। इंडिया है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, सही है, मतलब इंडिया है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, इसका मतलब ये है कि इंडियन ओशन में जितने कंट्रीज लाए करते हैं, उनमें से इंडिया कोस्ट लाइन जो है सबसे बड़ी है। वी यूज रिसोर्सेज ऑफ ओशन टू मेक अस मोर पावरफुल, हम अपने जैसे कुछ नॉटिकल माइल्स, 20 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स तक हम यूज कर लेते हैं ओशन वाटर, तो जिससे हमको काफ़ी नेचुरल, क्योंकि इंडियन ओशन तो एकदम रिच है, नेचुरल रिसोर्सेज भरा हुआ है, तो हम उसे यूज करते हैं, तो हम अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है ये, एक्सप्लेन द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर प्रिविलेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, हाउ इट इज कैन एम्प्लॉयमेंट इज इन रूरल एरिया बी मिनिमाइज्ड। तो उसका आंसर ये है, अनएम्प्लॉयमेंट, पहली बात उसमें पूछे अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, एक्सप्लेन द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन when there are some able bodied person who are willing to work at prevailing wages but are not able to find work। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ऐसे लोग जो एबल हैं, मतलब कोई काम है उसको करने में सक्षम हैं, और वो चाहते भी हैं कि वो काम करें, और जितनी उनको वेजेस मिलना है, जितनी उनको पगार दी जाएगी, वो उससे संतुष्ट भी हैं, तब भी उन्हें काम ना मिले। ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल एरिया में हमको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। वहीं पे अर्बन एरिया मतलब शहरी क्षेत्रों में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। इसका सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट सॉरी, हाउ कैन अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया बीन मिनिमाइज्ड। तो कुछ ये स्टेप्स दिए हैं, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को हमें बढ़ावा देंगे तो रूरल एरियाज में कुछ फ़ायदा होगा। इनकरेजमेंट ऑफ स्मॉल इंटरप्राइजेस, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स। ये 4 पॉइंट हैं, मतलब एग्रीकल्चर को बढ़ावा दीजिए, छोटे छोटे जो गांव में संसाधन, मतलब छोटी दुकानें हैं या जो भी हैं, उनको थोड़ा बढ़ावा दीजिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन और पॉपुलेशन को कंट्रोल करिए। रूरल डेवलपमेंट एंड स्कीम्स, रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स है, और रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स मतलब सरकारों को चाहिए कि वो कुछ गाँव के लिए कुछ करें। नेक्स्ट 35, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, यूज एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन। तो ये पहला है कि हम मॉडर्न मशीनरीज को यूज़ करें, जैसे थ्रेशर, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन एट्सेट्रा। दूसरा है मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम यूज़ करें, ट्यूबवेल, पम्पसेट, कैनल्स, और HYB सीड्स। बाय यूजिंग HYB सीड्स फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स यूरिया, पोटास, जिंक, DAP, ये फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के नेम दिए गए हैं। और चौथी टेक्निक ये है कि हम मल्टीपल क्रॉपिंग अपनाएं, मतलब एक ही साल में कई सारी वो क्रॉप्स को उगाएं। आगे शुरुआत में भी MCQ में क्वेश्चन पूछा गया था। 36 क्वेश्चन और लास्ट है, इसके बाद आपको मैप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्या है, हाउ द सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन इज मेड द इलेक्शन प्रोसेस साउंड एंड इंफॉर्मेटिव। ओके, तो यहाँ पे दिया है, अ लीगल डिक्लेरेशन मेड बाय कैंडिडेट गिव्स डिटेल्स ऑफ हिज एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मतलब जो आदमी किसी चुनाव में खड़ा हो रहा है, जब वो लीगल डिक्लेरेशन करेगा कि मत, तो जैसे अपनी एजुकेशनल बताएगा कि मैं कहाँ तक पढ़ा हूँ, BA है, MA है, जो भी हो। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड सीरियस क्रिमिनल केसेज, उसकी क्या कहते हैं, क्या ईमानदारियाँ, ये सब, और उस पर क्या केसेज चल रहे हैं, कितने पेंडिंग हैं, मतलब कितने सीरियस केसेस हैं। दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स, मतलब वो अपने बारे में सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में निकाल देगा कि मैं ऐसा हूँ, ये है, ये है। दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स। ये एक वोटर को अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा
कि वो डिसाइड कर सके कि हु विल रूल द हिम नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टर्म, फॉर द नेक्स्ट टर्म। फिर उसके बाद हाउ वाज द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द एससीज एंड एसटीज। ठीक है, इन इंडिया वी हैव सम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स to ensure that members from these communities are elected to the legislatures। इंडिया में कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, मतलब कुछ विधानसभा हैं जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को इंश्योर करती हैं कि उसके भी मेंबर पार्लियामेंट या असेंबली में आकर बैठें, जिससे उनको भी एक बराबर का हिस्सा मिले। दिस इज़ टू एड्रेस मैग्निलाइजेशन ऑफ दीज कम्युनिटीज एंड इंश्योर दैट दे आर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। वही ठीक, तो उसके बाद अब मैप क्वेश्चन, चलिए उसे सॉल्व कर। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि रिप्रेजेंट करो नर्मदा रिवर, कोरोमंडल कोस्ट और मलवा प्लेट्यू। तो आप देख सकते हैं नर्मदा रिवर जो है ये यहीं कुछ राजस्थान वाला एरिया है, राजस्थान और ये मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश सेंटर में, यहाँ राजस्थान, इसके नीचे से ये बह रही है। और कोरोमंडल कोस्ट जो है ये तमिलनाडु के वो कोस्ट लाइन की कोस्ट लाइन है, मैं समझ लीजिए तमिलनाडु की कोस्ट लाइन जो है वही कोरोमंडल कोस्ट कहलाती है। और तीसरा मालवा प्लेट्यू, ये अब सामने एक प्लेट्यू वाला मैप है, आप तो देख सकती हैं मालवा प्लेट्यू जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में पड़ रहा है, मतलब इसी के नीचे वो बह रही है नर्मदा नदी और नर्मदा रिवर, और ये ऊपर हो गया मालवा प्लेट्यू। और हमसे दूसरे मैप में, वर्ल्ड मैप वाले मैप में कहा गया था कि रसिया और जर्मनी को लोग दिखाओ। तो ये बड़ा वाला रसिया जो रेड वाला है इसका आधा ही मैप है, और उसी से थोड़ा अगर आप किसी ने सटा के बना दिया है दोनों को तब वो गलत हो जाएगा। थोड़ा दूरी पे दोनों को दिखा देना है आपको वर्ल्ड मैप पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।